नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे राजा कृष्णदेव राय के बारे में, जो कि विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख राजा थे। उनके बारे में देखेंगे आज की वीडियो में। और अगर आप नेट, जेआरएफ, आईएएस और अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्णदेव राय और विजयनगर साम्राज्य संबंधित सवाल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, कृष्णदेव राय जो राजा थे उनको देखने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में विजयनगर साम्राज्य को देखना है कि विजयनगर साम्राज्य क्या था, कब इसकी स्थापना हुई, किन किन लोगों ने इसकी स्थापना की, कौन कौन से जो वंश थे उन्होंने इस पर शासन किया, वह सभी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो है हम कृष्णदेव राय के बारे में, इनकी विशेषताएं, इन्होंने इनकी रचनाएं, इनके दरबार में कौन कौन से जो थे विभाग थे और कौन कौन से महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध लोग इनके दरबार में रहे, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं। तो अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1336 ईस्वी। ये डेट बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो सन है ये पूछा जाता है। और किन्होंने की थी? हरिहर और बुक्का। हरिहर प्लस बुक्का, यानी इन दो भाइयों ने, ये भाई थे, इन दो भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और जब इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो उस समय जो दिल्ली सल्तनत में शासक था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था, तो वह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और अब हम इसकी राजधानी की बात करते हैं कि राजधानियाँ कौन कौन सी थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानियाँ थी उनके नाम देखते हैं। समय समय पर अलग अलग राजधानियाँ रही, उनको देखते हैं। तो अनेगोंदी यह रही थी, और उसके बाद में यह रही थी दोस्तों 1336 में, शुरुआती राजधानी यही थी। और उसके बाद जो था विजयनगर, और विजयनगर के बाद जो रही थी पेनगोंडा, और पेनगोंडा के बाद रही थी चंद्रगिरी। यह चार प्रमुख राजधानियाँ इसकी थी। चार राजधानियाँ रही। अनेगोंदी, उसके बाद विजयनगर 1342 में बनी। पेनगोंडा जो है 1570 में रही। और उसके बाद जो है चंद्रगिरी 1614 ईस्वी। तो ये समय समय पर अलग अलग इसकी राजधानियाँ रही। कभी क्रम भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम देखें कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो विस्तृत जानकारी देता है वह एक सरकारी इतिहासकार है, उसने भी इसका वर्णन किया है। उसका नाम है दोस्तों सेवेल। पूछा जाता है तो सेवेल जो है, इसकी किताब है द फॉरगॉटन एम्पायर। ये इसकी किताब है जो इसने 1901 में लिखी। इसी किताब में इसने विजयनगर साम्राज्य की जो है विस्तृत चर्चा की है या विस्तृत विवरण किया। तो हमने देखा विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी, हरिहर और बुक्का दो भाइयों द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये हरिहर और जो बुक्का थे ये संगम के पुत्र थे। राजा संगम जो था उसके पुत्र थे। इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। राजधानी की अगर बात करें तो अनेगोंदी, विजयनगर, पेनगोंडा और चंद्रगिरी समय समय पर इसकी राजधानी रही। और सरकारी इतिहासकार सेवेल जो था इसने इसकी विस्तृत चर्चा की। अपनी बुक जो है, अपनी किताब जो है द फॉरगॉटन एम्पायर में इसका विस्तृत विवरण दिया है, जो कि उसने लिखी थी 1901 में। अब अगर हम इसके जो शासन करने वाले वंश हैं कि किन किन वंश ने जो है यहाँ शासन किया था, यहीं देख लेते हैं उनको कि कौन कौन से जो वंश थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया।
और उनका कालक्रम क्या था, क्योंकि कालक्रम को लेकर सवाल पूछे जाते हैं कि निम्न वंशों का कालक्रम के अनुसार सुमेलित कीजिए कि कौन सा शासन जिन्होंने जो है विजयनगर में शासन किया था। तो यहाँ पर जो थे 4 वंश थे, यह याद रखना जरूरी है बहुत। 4 वंशों ने जो है यहाँ शासन किया। सबसे पहले संगम वंश, संगम वंश के बाद आया सालू वंश, और सालू वंश के बाद तुलु वंश, जिनके जो महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय, उनके बारे में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और तुलु वंश के बाद आए थे आरवीडो वंश। संगम वंश जो था 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक रहा। यह जो सालू वंश वह रहा था 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक। यानी संगम, सालू, तुलु और अरविडो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्रम पूछे जाते हैं, जिनमें यह भी पूछा जाता है कि जो कृष्णदेव राय थे वह कौन से वंश के थे, तो वह तुलु वंश के थे। और अगर तुलु वंश की बात करें तो ये 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी, और यह जो अरविडो वंश है 1570 ईस्वी से 1649 ईस्वी तक रहा था। तो हमने इनके 4 वंश जो है क्रम से देखे। क्रम से जमाने के लिए सवाल पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं राजा कृष्णदेव राय के बारे में। तो राजा जो कृष्णदेव राय थे, उनका समय रहा था 1509 से 1529 ईस्वी तक। और यह जो थे तुलु वंश के शासक थे, एक महान राजा थे तुलु वंश के। और अगर हम यहीं पर जो है तुलु वंश को देखते हैं कौन कौन से जो क्रम से इनके शासक रहे थे, तो सबसे पहले वीर नरसिंह तुलु, इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा। उसके बाद में आए कृष्णदेव राय, फिर अच्युत देव राय, और इसके बाद सदाशिव राय। यह 4 क्रम से शासक थे तुलु वंश के। जो ये वीर नरसिंह तुलु है, इनका समय जो रहा था 1505 से 1509 ईस्वी। और कृष्णदेव राय का समय हमने देखा था 1509 से 1529। अच्युत देव राय का जो समय था 1529 से 1542, और सदाशिव राय का जो समय था 1542 से 1570 ईस्वी। यह इनके समय थे। इन्होंने जो है यहाँ शासन किया था तुलु वंश के इन शासकों ने विजयनगर साम्राज्य पर। अब हम देखते हैं कृष्णदेव राय को, कि कृष्णदेव राय के बारे में। तो दोस्तों कृष्णदेव राय जो थे, सबसे पहले इनके पिता कौन थे उनके बारे में जानते हैं। तो इनके पिता का जो नाम था वह नाम था नरसा नायक। माता का नाम था इनका नागला, कहीं कहीं नगला भी मिलता है। और पत्नी जो थी इनकी, इनका नाम था तिमल देवी, तिमल देवी। और एक और पत्नी थी तिमल देवी और छिन्न देवी। और पुत्र की अगर बात करें, इनके सदाशिव राय, सदाशिव राय जो थे इनके पुत्र थे। अब हम जो है इनकी उपाधियों के बारे में बात करते हैं। पिता नरसा नायक थे, माँ इनकी नागला थी, पत्नी तिमल देवी और पुत्र था सदाशिव राय। उपाधि को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो उपाधि देखते हैं कृष्णदेव राय के। तो उपाधि जो थी इनकी सबसे महत्वपूर्ण आंध्र भोज, मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाधि ये पूछी जाती है, आंध्र भोज। इसके अलावा अभिनव भोज, यह भी इनकी उपाधि थी। आंध्र भोज, अभिनव भोज इम्पोर्टेंट है सारी उपाधियाँ, उपाधियों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं।
इसके अलावा इनको आंध्र पितामह भी कहा जाता है। आंध्र पितामह, अभिनव भोज, आंध्र भोज। और देखते हैं, इनको जो है यवन स्थापनाचार्य, यवन स्थापनाचार्य, यह भी इनकी एक उपाधि है, इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। तो दोस्तों सारी उपाधियाँ जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इनकी उपाधियाँ थी विष्णुचित, और विष्णुचित के अलावा जो उपाधि थी मकाकोव, और एक और इनकी उपाधि थी नंदन गोप। तो ये हमने इनकी उपाधियाँ देखी। आंध्र भोज, इनको लेकर तो कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवन स्थापनाचार्य, विष्णुचित, मकाकोव और नंदन गोप, ये इनकी प्रमुख उपाधियाँ थी। अब हम और देखते हैं विजयनगर जो कृष्णदेव राय हैं उनके बारे में। इनके विजय अभियान देखते हैं, कौन कौन से इनके विजय अभियान थे। तो दोस्तों इन्होंने जो है सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा के जो शासक थे जिनका नाम था, उड़ीसा में एक वंश था दोस्तों गजपति वंश। इनके शासक थे प्रताप रुद्रदेव। तो इनके विजय अभियान के तहत हमने देखा उड़ीसा जो है उसमें गजपति वंश था, उसके शासक थे प्रताप रुद्रदेव। इनको इन्होंने जो है कई बार पराजित किया, कई बार पराजित किया। अंत में जो है इन प्रताप रुद्रदेव ने एक संधि कर ली विजय जो कृष्णदेव राय थे उनसे, और संधि की और अपनी पुत्री की शादी, इन्हीं प्रताप रुद्रदेव ने अपनी पुत्री की शादी कृष्णदेव राय से कर दी थी। और कृष्णदेव राय ने जो है इनको पराजित करके इनसे कोंडवीडु और इसके अलावा कोंडपल्ली और राजमुंद्री, यह जो क्षेत्र थे यह इनसे छीन लिए। और इसी के उपलक्ष्य में इनकी जो पराजय हुई थी उसी उपलक्ष्य में इन्होंने जो है विजय भुवन, इन्हीं की जो है पराजय के कारण इन्होंने जो है विजय भुवन, यह एक राज सिंहासन था, इसकी स्थापना की। पूछा जा सकता है विजय भुवन क्या था, तो ये राज सिंहासन था, इसकी स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने जो है रायचूर, दोआब के क्षेत्र पर कब्जा किया। रायचूर दोआब के क्षेत्र पर कब्जा किया और सिंहाचलम की विजय की, सिंहाचलम की विजय की। इसके अलावा पोतनौर की विजय की। सिंहाचलम है, पोतनौर है, इनकी विजय की। और यही पोतनौर पे जो है इन्होंने यहाँ एक विजय स्तंभ बनवाया था, यहाँ पर जो है एक विजय स्तंभ का निर्माण किया। और देखते हैं इनके विजय अभियान। इसके अलावा इन्होंने जो है वेंगी के चालुक्य वाला क्षेत्र जीता, इसको जीता। और गुलबर्गा के अलावा गोलकुंडा, बीजापुर, गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, यह जो क्षेत्र थे दोस्तों इन सब के राजाओं को जो इन्होंने पराजित किया। और गोलकुंडा का जो शासक था कुली, जिसका नाम था कुली कुतुब शाह, इसको इन्होंने जो है पराजित किया।
इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है गोलकुंडा के किस शासक को कृष्णदेवराय ने पराजित किया, तो उसका नाम था कुली कुतुब शाह। उसके अलावा उमतूर के पोलगरों को जीता, और एक और है गंग की राजधानी जो थी, गंग राजधानी जो थी जिसका नाम था शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, इसको भी इन्होंने जीता था, इस पे विजय की थी। और इसको जो है शिव समुद्रम, इसको जो है इन्होंने इस राजधानी को विजयनगर का नया प्रांत बना दिया। विजयनगर का जो है नया प्रांत इस शिव समुद्रम को इन्होंने बना दिया था, और इसको नाम दिया इन्होंने सेरी गप्टम। यह जो है इन्होंने इसको नाम दिया, और बाद में इसी को जो है राजधानी बनाई थी, सेरीगट्टम या सेरीगप्टम। और इसी का जो है यहाँ इसका प्रशासक बना दिया इन्होंने सालू नरसिंह को। यानी हमने देखा वेगी के चालुक्य वाला क्षेत्र भी जीता, गोलकुंडा, बीजापुर, गुलबर्गा और बीदर को भी पराजित किया, और गोलकुंडा का शासक कुतुब शाह पूछा जाता है, इसको पराजित किया था। उतमूर के पोलगरों को जीता, गंग की राजधानी जो शिव समुद्रम थी उसको जीता, और इसको जो है विजयनगर का एक नया प्रांत बना दिया जिसका नाम दिया इन्होंने सेरीकप्टम, और यहाँ का जो प्रशासक बनाया था सालू नरसिंह को बनाया था। और देखते हैं, एक गवर्नर थे, पुर्तगाली गवर्नर, जिनका नाम था अल्बुकर्क। तो इन्हीं अल्बुकर्क ने जो है फादर लुई को भेजा कृष्णदेवराय के पास, फादर लुई को भेजा। और किस लिए भेजा, पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने कृष्णदेवराय के पास फादर लुई को भेजा था, या किसको भेजा था, तो फादर लुई को भेजा। किसने भेजा, अल्बुकर्क ने भेजा, जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था। तो किस लिए भेजा वह देखते हैं। तो एक तो भटकल जो क्षेत्र था, भटकल जो था, तो भटकल में किला बनाने की मंजूरी के लिए, यानी यह किला बनाना था इनको भटकर में, तो उसकी मंजूरी मांगने के लिए इन्होंने फादर लुई को भेजा। इसके अलावा दूसरा जो हम देखें, घोड़े के व्यापार के लिए। तो एक तो हमने देखा यहाँ भटकल का किला बनाने की मंजूरी के लिए, और दूसरा जो था घोड़े के व्यापार के लिए। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य आता है, पुर्तगाली जो थे वह विजयनगर में घोड़ों की आपूर्ति करते थे। तो अगर देखा जाए तो ये एक सवाल बनता है यहाँ कि विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों की आपूर्ति कौन करते थे, या कहाँ से जो मंगवाए जाते थे, तो पुर्तगालियों द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती थी। इसके अलावा 1520 ईस्वी में इस्माइल आदिल खां ने जो है रायचूर दोआब को जीत लिया। तो कृष्णदेव राय ने जो है वापस रायचूर दोआब के क्षेत्र में हमला किया और इसको जीता। इसी रायपुर से दोआब का जो क्षेत्र था, इस्माइल आदिल खान ने इस पर हमला किया था और इसको जीत लिया था। तो बाद में वापस जो है कृष्णदेव राय ने रायचूर जो दोआब का क्षेत्र था उस पर हमला किया, एक अभियान किया यहाँ पर। और इसका जो वर्णन किया था, इस अभियान का वर्णन करता है नूनीज, जो कि एक
पुर्तगाली यात्री था नुनीज। तो नुनीज ने जो है रायपुर दोआब का जो हमले का वर्णन है वह नुनीज ने किया था। और इसी हमले में जो है इस अभियान में एक पुर्तगाली सेनापति है जिसका नाम है क्रिस्टोमाडो दी फिगिरेडो। क्रिस्टोमाडो दी फिगिरेडो यह जो सेनापति है इसने जो है कृष्णदेवराय की इस अभियान में मदद की थी। पूछा जा सकता है कि रायपुर दोआब का जो अभियान था उसमें किस पुर्तगाली सेनापति ने मदद की थी, तो क्रिस्टोमाडो दे फिगरेडो इसने जो है इसकी मदद की थी। और इसी सेनापति को जो है कृष्णदेवराय ने रामनवमी जो कि त्यौहार इनका महत्वपूर्ण त्यौहार था उसको मनाते थे ये, तो महारामनवमी के दिन इसको सम्मानित किया था। पूछा जा सकता है कि इस पुर्तगाली सेनापति को सम्मानित किया गया था कृष्णदेवराय के द्वारा, तो वह था क्रिस्टोमाडो दे फिगरेडो। अब हम देखते हैं विजयनगर जो साम्राज्य के कृष्णदेवराय हैं इनके समय में जो एक महत्वपूर्ण तेलुगु विद्वानों का समूह है, 8 विद्वान थे और अष्टदिग्गज, उनको देखते हैं। तो अष्टदिग्गज के बारे में देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अष्टदिग्गज था क्या, तो यह 8 तेलुगु विद्वानों का समूह था। यही पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज क्या था, तो ये 8 तेलुगु विद्वानों का एक समूह था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में जो भाषा थी वह तेलुगु भाषा थी। जो भाषा थी वह तेलुगु भाषा थी। तो अष्टदिग्गज जो है 8 विद्वानों का समूह था, जिसमें सबसे प्रमुख अगर हम देखें, सबसे प्रमुख अगर बात करें तो वह था पेदन्न, या कहीं कहीं नाम मिलता है पेदन्ना। ये जो थे सबसे प्रमुख विद्वान थे, और इन्हीं पेदन या पेदन्ना को जो है आंध्र कविता का पितामह कहते हैं। पूछा जाए कि आंध्र कविता का पितामह किसे कहते हैं, तो पेदन या पेदन्ना को जो है आंध्र कविता का पितामह या तेलुगु कविता का पितामह, यह इनको कहा जाता है। और अब जो है हम पेदन्ना की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देखते हैं, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट मनुचरितम, यह तेलुगु में है। और एक और इनकी रचना है स्वाची रोभव। तो ये 2 इनके प्रमुख रचनाएं हैं, मनुचरितम और स्वाची रोभव। और अगर हम विजयनगर कृष्णदेवराय की बात करें तो इनका जो काल है वह तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है। पूछा जा सकता है तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल किस शासक के काल का था, तो कृष्णदेवराय के काल को जो है तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्णदेवराय जो थे इन्होंने स्वयं ने एक कविता लिखी, स्वयं ने जो है इन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था दोस्तों अमुक्तमाल्यादम। यह इनकी एक प्रमुख किताब थी, अमुक्तमाल्यादम। और इसके अलावा एक और किताब थी इनकी, जाम्बुवती कल्याणम। यह इनकी 2 प्रमुख रचनाएं थी, इनकी किताब थी। और इसके अलावा हम एक और किताब देखते हैं इनकी, उसका नाम था उषा परिणय। तो सारी किताबें इम्पोर्टेंट है, किनके द्वारा लिखी गई, कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी गई थी। अमुक्तमाल्यम,
आमुक माल्यदम, जाम्बुवती कल्याणम और उषा परिणय, यह इनकी किताबें थी। अब हम देखते हैं आमुक्त माल्यदम जो थी इसके बारे में देखते हैं यहाँ। तो यह जो इनकी थी सबसे प्रमुख कृति थी, सबसे प्रमुख कृति आमुक्त माल्यदम। और यही किताब जो है मुख्यतः जो है राजनीति शास्त्र पर है। मुख्यतः जो ये किताब लिखी गई है वह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई है। और इसी किताब में जो कृष्णदेव राय ने विष्णुचित पेरीमलवार संत, विष्णुचित या पेरीमलवार संत की जीवनी, मत और इनके सिद्धांतों की चर्चा की है। इसी किताब में इनकी चर्चा की है। और इसके अलावा इसी किताब में इन्होंने पेरीअलवार की पुत्री पेरीअलवार की पुत्री जिसका नाम था गोदा, इसकी जो है भगवान रंगनाथ से परिणय की कथा का भी चर्चा की है। इसमें जो है इसी किताब में जो है पेरीअलवार की पुत्री गोदा की भगवान रंगनाथ के परिणय की कथा का भी वर्णन है। और अब हम अगर जाम्बवती कल्याणम की बात करें तो यह एक संस्कृत का नाटक है, संस्कृत में लिखा गया एक नाटक है। और इसमें जो है विवाह की जानकारी मिलती है जाम्बवती कल्याणम में जो है विवाह की जानकारी मिलती है। और एक और हमने देखा था उषा परिणय। तो उषा परिणय जो है उषा व अनिरुद्ध के विवाह है। उषा व अनिरुद्ध के विवाह की जानकारी जो है उषा परिणय से मिलती है। और यहाँ हमने देखा था जाम्बवती। तो ये जाम्बवती जो है दोस्तों भगवान कृष्ण की रानियों में से एक है। और कहा जाता है कि यह जो जाम्बवती थी, एक भालू जो था राजा जामवंत, उनकी इकलौती बेटी थी जिसने रावण के खिलाफ लड़ाई में भगवान राम की सहायता की थी। तो उसके जो विवाह का वर्णन है इस जाम्बवती कल्याणम में किया गया है। इसके अलावा हम राजा कृष्णदेव राय जो है इनके बारे में अन्य तथ्य देखते हैं इम्पोर्टेंट। इसके अलावा मदलसा चरित, यह भी एक संस्कृत में लिखा गया है। और इसके अलावा हम देखें इन्होंने जो है अपनी माँ के सम्मान में इनकी माँ का नाम नागला था, तो नागलपुर शहर की स्थापना की। इन्होंने अपनी माँ के सम्मान में जो है नागलपुर शहर की स्थापना कराई। और पत्नी की याद में इन्होंने जो है हासपेट नगर की स्थापना कराई। हासपेट जो शहर है इसकी स्थापना कराई। और हमने देखा था उड़ीसा जो विजय की थी इन्होंने, उसके उपलक्ष्य में एक विजय भुवन नामक सिंहासन बनवाया। इस सिंहासन को बनवाया था विजय भुवन नामक सिंहासन, जो एक राज सिंहासन था, इसको बनवाया। उड़ीसा विजय के पश्चात पूछा जा सकता है। और इसके अलावा हम देखें तो इन्हीं के समय जो है विरूपाक्ष मंदिर
उसके अलावा चिदम्बरम मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, इसके अलावा हजारा मंदिर। हजारा मंदिर इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हजारा मंदिर बनवाया, और यह हजारा मंदिर जो है हम्पी में है, हजारा मंदिर का निर्माण कराया। इसके अलावा जो है विट्ठल स्वामी का मंदिर, यह भी इम्पोर्टेंट है, विट्ठल स्वामी मंदिर। इसी विट्ठल स्वामी मंदिर में जो है बाल कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण का जो है बाल रूप है, बाल कृष्ण की मूर्ति विट्ठल स्वामी मंदिर में है। और यहीं पे जो है इसी मंदिर में है, इसी मंदिर में 56 जो है स्तंभ है, जहाँ से जो है संगीत में ध्वनि उत्पन्न होती है। 56 स्तंभ है इसी मंदिर में, जहाँ से संगीत में एक 26 जो है 56 जो है तक्षित स्तंभ है, और यहीं से संगीत में ध्वनि उत्पन्न होती है। और इन्हीं के दरबार में जो है कृष्णदेव राय के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण यह कवि थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था संगीत सूर्योदय। यह इनकी प्रमुख किताब थी, संगीत सूर्योदय। अगर पूछा जाए कि संगीत सूर्योदय किसकी किताब थी, तो ये लक्ष्मी नारायण की किताब थी, और ये इनके जो है दरबारी कवि थे, कृष्णदेव राय के यह दरबारी कवि थे। इसके अलावा हम देखें कृष्णदेव राय जो थे शतरंज के शौकीन थे, शतरंज के शौकीन थे, शतरंज का जो खेल था इन्हें पसंद था, और इसकी जो है यह प्रतियोगिता करवाते थे, शतरंज की विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाते थे, और जो जीतता था उसको उपहार देते थे, उसको जीतने पर, प्रतियोगिता जीतने पर उपहार दिया जाता था इनके द्वारा। कृष्णदेव राय ने जो है विवाह कर ख़त्म कर दिया। पूछा जाता है कि किस तुलु वंश के किस शासक ने विवाह कर को ख़त्म किया, तो कृष्णदेव राय थे। और इसलिए किया था कि विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा मिले। विवाह कर ख़त्म कर दिया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा मिले। और देखते हैं इनके बारे में। इनके दरबार में जो है 2 व्यक्ति आते हैं, इनके दरबार में 2 व्यक्ति आते हैं जिनके नाम देखते हैं हम। एक आता है डोमिगो पायस, और एक आता है बारबोसा। 2 व्यक्ति आते हैं, डोमिगो पायस और बारबोसा, और यह जो थे दोनों ही जो है पुर्तगाली यात्री थे, दोनों पुर्तगाली यात्री थे। डोमिगो पायस और बारबोसा ये दोनों आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि किसके दरबार में आए थे, तो यह कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने जो है भूमि का सर्वेक्षण करवाया, पूरी भूमि का जो है इन्होंने सर्वेक्षण करवाया था। और इसी सर्वेक्षण के अंतर्गत इन्होंने एक विभाग बनवाया जो कि इम्पोर्टेंट है, 58 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 58 विभाग का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। और ये क्या था? तो ये भूमि के सर्वेक्षण के लिए बनाया गया एक विभाग था, और इसका कार्य जो था वह था राजस्व वसूली। राजस्व वसूली जो है इसका प्रमुख कार्य था। राजस्व वसूली के जो विभाग बनाया वह 58वें विभाग के नाम से जाना गया। और राजस्व वसूली जो है वह की जाती थी भूमि के प्रकार के हिसाब से, कि भूमि किस प्रकार की है उस हिसाब से राजस्व वसूली की जाती थी, यानी कि भूमि के प्रकार यानी गुणवत्ता के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर राजस्व वसूली की जाती थी। और अगर कर की दर हम देखें तो उसकी दर थी 1/6, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
जो राजस्व की जो दर थी वह 1/6 थी और उसको जो कहा जाता था, उसको कहा जाता था शिष्ट। ये भी कई बार पूछा गया है कि शिष्ट क्या था। तो शिष्ट जो था राजस्व वसूली में भूमि के कर था, जो कि 1/6 था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत था। कृष्णदेवराय के द्वारा 58वें विभाग की स्थापना कराई गई, जिसके अंतर्गत ये था। और भूमि के हिसाब से कर लिया जाता था गुणवत्ता के आधार पर, और इसी 1/6 को जो है शिष्ट कहा जाता था। अब हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की जो कृष्णदेव राय थे, इनके एक प्रमुख स्टेटमेंट है जो पूछा जाता है। तो इन्होंने कहा था कि एक मुकुटधारी राजा को, ये इनका प्रमुख स्टेटमेंट है जो कई बार पूछा जाता है, एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। तो दोस्तों कई बार पूछा जाता है किसका स्टेटमेंट है, तो कृष्णदेव राय का है, जिन्होंने कहा था कि एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक कृष्णदेव राय, जिनसे संबंधित हमने सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उसकी विस्तृत रूप से यहाँ जानकारी प्राप्त की। और इस टॉपिक में हमने इतना कवर कर लिया है कि इनसे बाहर प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम है। यानी कि अगर कहीं से भी सवाल पूछा जाता है तो इन्हीं जो आज हमने जो पढ़ा है इसमें से पूछा जाता है। इसके अलावा संगम वंश का जो है मैं नया वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, और उसके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। 90% सवाल जो है इन्हीं से पूछे जाते हैं, और बाकी जो जितने शासक होते हैं उनसे 10% सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें जो है फोकस जो है कृष्णदेव राय पर करना है ज़्यादातर। और हमने देखा ये तुलु वंश के शासक थे, और इनके जो विभाग की जानकारी जो बनाया इन्होंने 58वें विभाग, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।